बड़ी खबर यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग से जुड़ी हुई खबर है कि रूस के सबसे अहम बेस को अब ज़ेलेंस्की ने टारगेट कर लिया है। यानी अब यूक्रेन और रूस की जंग धीरे धीरे क्राइमिया के इलाके में शिफ्ट हो रही है। तो क्राइमिया में रूस लगातार नजर बनाए हुए और ज़ेलेंस्की का मिशन अब क्राइमिया है। इसको लेकर के भी अब खींचतान मची हुई है। क्राइमिया में रूस के अड्डों पर हमला किया है ज़ेलेंस्की की सेना ने और रूस के नौसेना बेस पर भी हमला किया गया है। क्या यूक्रेन का युद्ध धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है? यूक्रेन और रूस की जंग अब धीरे धीरे क्राइमिया के इलाके में शिफ्ट हो रही है, जिस पर 8 सालों से रूस का कब्जा है। ज़ेलेंस्की वो कर रहे हैं जो पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस क्राइमिया से रूस अपने सैनिकों को रसद पहुंचा रहा है, रूस के उस सबसे अहम बेस को अब ज़ेलेंस्की ने कैसे टारगेट कर लिया है, देखिए इसमें। क्या अब इलाका पुतिन का होगा और उस पर हमला ज़ेलेंस्की करेंगे? क्या यूक्रेन की जंग अब डॉनबास की बजाय क्राइमिया में शिफ्ट हो रही है, जो 8 सालों से रूस के कब्जे में है और इस वक्त पुतिन का खास इलाका है? क्या अब रूस के सैनिकों को उनके ही इलाके में घेर कर मारेगी ज़ेलेंस्की की आर्मी? आखिर ज़ेलेंस्की के पास वो सीक्रेट ड्रोन कौन सा है जिसको रूस के बड़े बड़े रेडार भी पकड़ नहीं पा रहे हैं? क्या है ये कामिकाज़े ड्रोन जिनको ज़ेलेंस्की का फेदाइन कहा जा रहा है और जो क्राइमिया के अंदर रूस के अड्डों पर अचूक हमले कर रहा है? ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया गया है कि आखिर क्या वजह है कि रूस के 1800 टैंक यूक्रेन की रणभूमि में तबाह हो चुके हैं। आखिर रूस के सैनिकों की वो कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से यूक्रेन की रणभूमि रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन गई है? यूक्रेन की युद्ध भूमि से तो पुतिन के लिए बुरी खबरें आ ही रही हैं। इसके अलावा भी अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों और रूस के दुश्मनों के साथ एक ऐसी वॉर ड्रिल की है और पुतिन को एक तरह से चेतावनी दी है। आखिर क्या है ये मामला? आखिर पुतिन इतनी टेंशन में क्यों है? रूस के अंदर क्यों ये घोषणा करवा दी गई है? रूस में जो मां 10 बच्चे पैदा करेगी उसको पुतिन 13 लाख रुपए का इनाम देंगे। क्या यूक्रेन में रूसी सैनिकों की मौत के बढ़ते आंकड़ों ने पुतिन को बुरी तरह झकझोर दिया है? क्या है इस खबर का सच, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी क्राइमिया की, जो अगस्त के महीने में चौथी बार सुर्खियों में है। अगस्त के महीने में पहली बार क्राइमिया तब सुर्खियों में रहा जब क्राइमिया में रूस के विमानों को यूक्रेन ने अटैक कर तबाह कर दिया। दूसरी बार क्राइमिया तब सुर्खियों में रहा जब क्राइमिया के अंदर रूस के एक विस्फोटक भंडार गृह में धमाका हो गया। तीसरी बार क्राइमिया तब सुर्खियों में रहा जब पुतिन ने नाराज होकर काला सागर बेड़े के कमांडर को ही बर्खास्त कर दिया। और चौथी बार अब क्राइमिया इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि रूस के नौसेना अड्डे पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिया है। यानी ज़ेलेंस्की बहुत तेजी से अब जंग को डॉनबास से क्राइमिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। वही क्राइमिया जो साल 2014 से पहले यूक्रेन के कब्जे में था, जिस पर रूस ने 2014 में बल प्रयोग करके अधिकार कर लिया। और अब ज़ेलेंस्की ऐलान कर चुके हैं कि क्राइमिया को भी दोबारा अपने कब्जे में लेंगे। और इसीलिए एक बार फिर यहां पर यूक्रेन ने किया है कामिकाज़े ड्रोन हमला।
ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं कि वो जल्द ही क्राइमिया को रूस से वापस ले लेंगे और जल्द ही यूक्रेन के लोग क्राइमिया की आजादी का जश्न मनाएंगे। क्या है रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की पहले ही कसम खा चुके हैं कि वो क्राइमिया को वापस लेकर ही रहेंगे। Багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим український. І ми ніколи від нього не відмовимось. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалась російська війна проти України. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць в Європі. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну. Війну. यूक्रेन अगर आज दहाड़ रहा है तो इसके पीछे ताकत अमेरिका की है, जिसने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस की सेना से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर जबरदस्त युद्धाभ्यास किया है और बम बरसाए हैं। रूस के मीडिया से जानकारी मिली है कि अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमानों ने उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र में बमबारी की है। 18 अगस्त को अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमानों ने युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए नॉर्थ डकोटा में मिनोट एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी। 18 अगस्त को इस अभ्यास में शामिल होने के लिए 2 स्वीडिश जैस ग्रिपेन लड़ाकू विमान और नॉर्वे के 2 F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट भी रवाना हुए थे। अमेरिका का B-52 15,166 मीटर की ऊंचाई तक उच्च सबसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। ये परमाणु विस्फोट ले जाने में भी सक्षम विमान है। अमेरिका, स्वीडन और नॉर्वे का ये पूरा फाइटर प्लेन दस्ता रूस की सीमा से 400 किलोमीटर दूर आर्कटिक इलाके में पहुंचा और वहां पर अमेरिका के B-52 बम वर्षकों ने 3 GBU-32 बम गिराए। स्वीडिश वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल कार्ल जोहान एडास्टॉम ने कहा, हमारे देश के जैसे ग्रिपेन लड़ाकू विमानों का अमेरिका के कई सबसे शक्तिशाली सैन्य विमानों के साथ उड़ते हुए देखा जाना नेटो की ताकत और एकजुटता को दिखाता है। स्वीडन के जनरलों की ये बड़ी बड़ी बातें दरअसल पुतिन को ही परेशान करने के लिए हैं, क्योंकि स्वीडन रूस का पड़ोसी देश भी है और उसका भी रूस से तनाव जारी है। स्वीडन ने भी ज़ेलेंस्की का साथ दिया है और अब ये युद्धाभ्यास भी रूस को एक तरह से धमकाना है। जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, उसके बाद ही स्वीडन ने नेटो का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना की थी और अब वो बहुत तेजी से नेटो का सदस्य बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। ये सब बातें पुतिन को परेशान जरूर कर रही हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता इस वक्त भी यूक्रेन ही है, क्योंकि असल युद्ध तो वहीं चल रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की जंग पर एक और रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में यह समझाया गया है कि आखिर क्या वजह है कि रूस के टैंक पावर यूक्रेन में फेल साबित हो गए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन के टैंकों को भारी नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि पुतिन के टैंकों के अंदर बचाव के लिए एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर टेक्नोलॉजी यानी ERA का इस्तेमाल ही नहीं कर सके। दरअसल ERA एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेपास्त्र टैंक की तरफ आता है तो ये पहले ही एक्टिव हो जाता है, लेकिन रूस के सैनिकों को ना ही इस टेक्नोलॉजी का यूज पता था और ना ही उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। चेचन्या के युद्ध के दौरान भी इस वजह से ही रूस को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन रूस ने इस पर कोई सबक नहीं लिया, जिसका खामियाजा अब उसे यूक्रेन में भी भुगतना पड़ा है। इस युद्ध में रूस ने अपने 2000 से ज्यादा टैंक गंवा दिए हैं। अगर ये माना जाए कि एक टैंक के साथ न्यूनतम यानी कम से कम 2 रूसी सैनिकों की जान गई, तो रूस के 4000 से ज्यादा सैनिक तो टैंकों के साथ ही जान गंवा बैठे। पुतिन अपने वॉर रूम में इन सब बातों को नोट कर रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने रूस के भविष्य को ध्यान में रखकर एक नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन के नए प्रस्ताव के मुताबिक 10 बच्चों को जन्म देने और उन्हें जीवित रखने के बदले में रूस की सरकार रूस की मांओं को करीब 13 लाख रुपए देगी। रूस में कोरोना में अनगिनत मौतें हुई हैं और यूक्रेन युद्ध में भी कई दावों के मुताबिक अब तक 60,000 से ज्यादा रूसी सैनिक हताहत हुए हैं। ऐसे में पुतिन जनसंख्या के संतुलन के लिए ज्यादा बच्चों पर जोर दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पुतिन का ये फैसला रूस की नई जंगों की फॉरवर्ड प्लानिंग का हिस्सा है?